Hello student, I am Amit. In this video we are going to start a new unit which name is algebra, and in this unit first of all we have to read about this chapter which name is algebraic expression. सबसे पहले हमको algebraic expression के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, इस यूनिट में. ये हमारा पहला चैप्टर है इस यूनिट का, मतलब अगर हम बोले तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है बाय योर बुक. चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन ये अलजेब्रा यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं. ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. 4xy माइनस 9, 7y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, x प्लस 3, 3y प्लस 3, ये सारे के सारे क्या हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड वेरिएबल एंड कांस्टेंट. कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो किसी वेरिएबल और कांस्टेंट से जरूर बना होगा. ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे. तो देखिए वही मैंने यहाँ लिखा है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल या कांस्टेंट से बना होगा. देखिए अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेते हैं 4xy माइनस 9, तो इसमें देखिए जो x और y है ये आपका वेरिएबल है, x और y क्या है, वेरिएबल है, और जो 4 और माइनस 9 है ये आपका कांस्टेंट है. 4 और माइनस 9 क्या है, कांस्टेंट है. तो x एंड y आर वेरिएबल हेयर एंड 4 एंड माइनस 9 आर कांस्टेंट. एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए. 7y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, सो हेयर y इज अ वेरिएबल. देखिए यहाँ पे केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है. वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स आप कह सकते हैं, ABCD MNO XYZ, इस टाइप की चीज़ें. तो यहाँ पे देखिए केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है और वो है y. तो यहाँ हम बोल सकते हैं हेयर y इज अ ओनली वेरिएबल एंड 7, 2 एंड माइनस 3 आर कांस्टेंट. 7, -2 एंड -3 आर कांस्टेंट. ठीक है, तो ये आपके कांस्टेंट हो गए. तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा. और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनी होती है. ठीक है, वेरिएबल अगर हम एक नॉर्मल मतलब जनरली बोले तो हम क्या बोलेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स के से होते हैं. ठीक है, ABC XYZ MNO, और जो आपके नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट जैसा ट्रीट करते हैं. कैसा ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट जैसा. ठीक है, अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं टर्म. टर्म क्या है, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस से सेपरेट किया जाए उसको हम बोलते हैं टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर से डेफिनेशन समझ लीजिए. पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो पार्ट जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस और माइनस से सेपरेट किया जाए उसको हम बोलेंगे टर्म. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं उससे हम समझते हैं. Here we have a algebraic expression x³ plus 3y square minus 8x plus 2. तो यहाँ पे देखिए ये और ये सारे के सारे आपके क्या हैं, टर्म हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको सेपरेट किससे किया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस और माइनस. प्लस और माइनस से इनको सेपरेट किया गया. देखिए इन दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया गया, प्लस. सिमिलरली इन दोनों को माइनस और इन दोनों को प्लस. ठीक है, तो जब मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो होगा वो हमारा टर्म होगा. तो यहाँ पे x³ 3x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 2 या 2 आर द टर्म्स. ये टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के. ठीक है, तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा टर्म क्या होता है. टर्म्स के बाद बात करते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स की, क्योंकि टर्म्स में ही आते हैं. देखिए टर्म्स में दो टर्म आएंगे आपके, एक तो लाइक टर्म आएगा और एक अनलाइक टर्म आएगा. तो लाइक टर्म क्या होता है, टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म. वो टर्म जिसमें वेरिएबल सेम हो उनको हम लाइक टर्म बोलेंगे. साथ ही साथ वेरिएबल मस्ट ऑल्सो हैव अ सेम पावर इन द लाइक एक्सप्रेशन. साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल होना चाहिए उसकी जो पावर होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए. वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए.
मतलब क्या है यार, लाइक टर्म वो टर्म है कि जिनमें वेरिएबल तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ वेरिएबल की जो पावर होती है उसको भी इक्वल होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए, ये दोनों लाइक टर्म है, क्यों? क्योंकि इनके पास दोनों के पास सेम वेरिएबल है। वेरिएबल से मतलब होता है कांस्टेंट से नहीं, तो दोनों के पास सेम वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की पावर सेम है, 1 और 1, दोनों के पास पावर सेम है 1 1। और अनलाइक टर्म जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ये हो जाएगा टर्म नॉट हैविंग अ सेम वेरिएबल, टर्म जिसके सेम वेरिएबल ना हो, ठीक है, टर्म नॉट हैविंग अ सेम वेरिएबल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों अनलाइक टर्म है। ये दोनों कैसे टर्म है? अनलाइक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल है यहाँ x है, यहाँ y है, इसलिए ये अनलाइक हो गया। और यहाँ पे ये लाइक क्यों थे? क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेम है, साथ ही साथ उनकी पावर भी सेम है, और ये लाइक हो गया, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक टर्म आपको समझ में आया होगा। इसका एप्लीकेशन जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, क्योंकि जब किसी चीज़ को, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लाइक टर्म्स ऐड होते हैं और लाइक टर्म सब्सट्रैक्ट होते हैं। अनलाइक टर्म का कोई रोल नहीं होता उसमें, वो डायरेक्टली अलग से लिख दिए जाते हैं। फैक्टर समझिए क्या होता है। एक मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है 8y² - 6xy, तो इसमें आपको पता है ये और ये दो टर्म्स हैं, क्यों? क्योंकि इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन सेपरेट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स हो गए, तो मैंने लिख लिया टर्म 8y² और -6xy, ये आपके टर्म्स हो गए। अब इसमें फैक्टर क्या होगा, देखिए 8y और y इसके फैक्टर हैं। देखिए 8 तो है, y 2 बार है, मतलब y² है, तो y × y, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो अगर हम बोले 8y² का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप बोलोगे 8y या, ठीक है। -6xy अगर हम ले तो ये हमारा टर्म है। अब इसके फैक्टर्स की बात करें तो -6x और y, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए। चलिए बात करते हैं हम कोफिशिएंट की। देखिए जनरली मैथमेटिक्स में ज़्यादा डेफिनेशंस का कोई रोल होता नहीं है, लेकिन अलजेब्रा में स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन के बिहाफ पे आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कोफिशिएंट निकालना आना चाहिए, तो कोफिशिएंट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट निकलता कैसे। तो ये सब डेफिनेशंस आपको यही बताएंगे कि कैसे किसी चीज़ का कोफिशिएंट पता होना चाहिए, या कैसे आप लाइक टर्म क्या अनलाइक टर्म क्या है, इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो कोफिशिएंट की बात करें तो न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आर सिंपली द कोफिशिएंट। किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा किसी भी टर्म का, उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या सिंपली कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -6, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -6 हो जाएगा, या इसका इस टर्म का कोफिशिएंट -6 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएगा या सिंपली कोफिशिएंट कहलाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 6xy है, अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 6xy, तो आप बताओगे 6। अभी मैंने बोला न्यूमेरिकल फैक्टर जो होगा वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, तो 6 हो जाएगा। या मैं सिंपल बोलूँ कि इस टर्म का कोफिशिएंट बताइए, तब भी आप 6 ही बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, तो लिटरल कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो लिटरल कोफिशिएंट में आते हैं, तो इसका xy लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा। लिटरल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, xy। अगर यहाँ से बोला जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6y। x को छोड़ दीजिए, बाकी जो चीज़ें होंगी वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ x 6y। कोफिशिएंट ऑफ y बात करें तो 6x, y को छोड़ दीजिए 6x हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अलग अलग कोफिशिएंट आ गए। लेकिन अगर इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला जाएगा तो वो 6 होगा, कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, और लिटरल कोफिशिएंट xy हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी जनरली। एक मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। मोनोमियल क्या, सिंगल टर्म, मोनो का मतलब ही होता है 1। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक सिंगल टर्म होगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल में देखिए -7 मोनोमियल है, 3xy मोनोमियल है, इसमें एक सिंगल टर्म है 3xy। 5x² yz मोनोमियल है, इसमें भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है। बाइनोमियल
बाइनोमियल जिसमें दो अनलाइक टर्म हो। देखिए यहाँ पे एक टर्म ये और एक टर्म ये दो टर्म कैसे हो गए, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन ने सेपरेट किया, ठीक है। 5xy एंड y ये बाइनोमियल हो जाएंगे क्योंकि इसमें दो टर्म है, वो भी दो टर्म कैसे हैं, अनलाइक टर्म है। देखिए ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स हो, जिसमें 3 अनलाइक टर्म हो, उनको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं 4x - 7 + 5y इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3, और तीनों कैसे हैं, अनलाइक। कैसे हैं, अनलाइक। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए पॉलिनोमियल ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सब पॉलिनोमियल होते हैं। पॉली का मतलब ही होता है कई सारा, पॉली का मतलब ही हो गया, पॉली मतलब कई सारे। तो एन एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर एक्सप्रेशन, अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, एन एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स आ रहे हैं या 5 टर्म्स आ रहे हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 या 5 टर्म्स आ रहे हैं, तो उनको आप डायरेक्टली लिख दीजिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर 2-3 टर्म्स का है तो आपको नाम उनका पता, हालांकि ये भी एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल के, लेकिन आपको इनका नाम पता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको फिर इनके नाम से बोलिए, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या मोनोमियल के नाम से बोलिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, मैंने भी नोट के पर्पज से लिखा है, एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। जो एक्सपोनेंट होंगे, एक्सपोनेंट किसी भी पॉलिनोमियल के, वो होल नंबर होंगे। कैसे होंगे, होल नंबर, मतलब वो कभी ना नेगेटिव होंगे ना कभी फ्रैक्शन में होंगे। मतलब एक्सपोनेंट समझते हैं ना, पावर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास x² + 2x है, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अभी हम बोलें कि x की पावर 1/2 + 3 लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन है। और मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर, और होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, ठीक है। तो बस डेफिनेशन में आपको इतना ही पढ़ना था। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.1। तो हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन गिवन एक्सप्रेशन। एक एक्स वाई का आपको कोफिशिएंट बताना है इस गिवन एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। तो देखिए कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 3x² ZY + 7xyz - 2z²x। अब आपको किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स वाई का। तो एक्स वाई आपके पास यहाँ पर है, दिख रहा होगा। एक्स वाई का कोफिशिएंट बोला है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो बोला नहीं है, तो एक्स वाई को छोड़ के जो भी होगा ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या होगा, 7z। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 7z, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन गिवन एक्सप्रेशन इज 7z। बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी MCQ टाइप का क्वेश्चन है। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² - 3xy आर 4x² and -3xy, 4x² and 3xy, 4x² - xy and x² and xy। इसमें से बताना है कि इसका क्या टर्म होगा। तो देखिए इसमें 2 टर्म है, आपको दिख रहा होगा। 4x² - 3xy में एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो आप ऑप्शन में चले आइए और देख लीजिए। तो 4x² - 3xy ये 2 रिक्वायर्ड टर्म है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि 4x² और -3xy, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें से 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बता रहे हैं कौन सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। ये 3x² + 5y - x²y, ये 3 अनलाइक टर्म है, वो भी कितने अनलाइक टर्म है, 3। तो ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, तो ये तो होगा नहीं। इधर आते हैं, x² लाइक टर्म है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा आपके पास -5y। तो ये एक्चुअल में क्या है, मोनोमियल। हालांकि दिख रहा है आपको ट्राइनोमियल, लेकिन मोनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 लाइक टर्म है, और मोनोमियल की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था, एक सिंगल टर्म होना चाहिए। और ट्राइनोमियल की आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, 3 अनलाइक टर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 अनलाइक टर्म नहीं है, यहाँ पे केवल एक टर्म ऐसा है जो अलग है, बाकी ये दोनों सेम है और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे केवल एक सिंगल टर्म बचेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल का। आगे चलते हैं, हमको बाइनोमियल बताना है। xy + 5z + zx, ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है, सिंगल टर्म
3 डिफरेंट टर्म्स हैं, यानी 3 अनलाइक टर्म्स हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब मानी बात है यही होगा, क्योंकि 3 तो हमने देखा वो था ही नहीं। अब 3xy स्क्वायर प्लस 5y माइनस xy स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी आपको लग रहा है 3 टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 2 टर्म्स लाइक हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी होना होगा वो हो जाएंगे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर प्लस 5y, यानी ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे ए पार्ट है, ये आपसे कह रहा है कि टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए, तो ये सारे टर्म्स हो जाएंगे, ये टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा और ये टर्म हो, ठीक है। तो आपने लिख लिया टर्म्स 5x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकले हैं, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको पता है न्यूमेरिकल फैक्टर, तो 5 का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5 ही होगा। इसका क्या होगा 1, इसके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। अलजेब्रा में 1 को अवॉइड करते हैं। और माइनस एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, 9x स्क्वायर yz माइनस 3xy प्लस 4x। इसमें आपको पहले टर्म्स को लिखना है, तो देखिए ये सारे के सारे टर्म्स हो जाएंगे, ये और ये। तो आपने पहले सबसे पहले यही लिख लिया टर्म्स, 9x स्क्वायर yz माइनस 3xy और 4x, ये टर्म्स आपने लिखे हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकलना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट केवल नंबर्स को लिखना है, तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 9 हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा, इसका +4 हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट आपका होमवर्क होगा, कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, उनमें बताना है कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है और कौन सा मोनोमियल है। तो देखिए यहाँ से 2 अनलाइक टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, और दोनों अनलाइक है, दोनों अनलाइक है, तो दोनों अनलाइक है, तो ये कैसा हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाइनोमियल, आपको पूरा लिखना पड़ेगा बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ देखिए ये सिंगल टर्म है, कैसा टर्म है सिंगल टर्म, तो ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। कैसा हो जाएगा मोनोमियल। ये कैसा टर्म है, देखिए 2 अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल। ये कैसा टर्म है, इसमें 3 अनलाइक टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये भी आपका बाइनोमियल हो जाएगा, इसमें भी 2 अनलाइक टर्म्स हैं। ये वाला आपका ट्राइनोमियल होगा, इसमें 3 अनलाइक टर्म्स हैं। दिस एक्सप्रेशन हैज 3 अनलाइक टर्म्स, आपको दिख रहा होगा, एक 2, एक 3x स्क्वायर और एक x3, ट्राइनोमियल। एंड फॉर दिस एक्सप्रेशन वी हैव ओनली 1 टर्म, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको लाइक टर्म्स के ग्रुप को सेलेक्ट करना है। आपको पता है लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स वो टर्म जिनमें वेरिएबल सेम हो, और वेरिएबल सेम होने के साथ साथ वेरिएबल की पावर भी सेम हो। तो जैसे आपके पास x की पावर 4 है, तो आप देखो x की पावर 4 कहीं आपको मिलेगा नहीं। हाँ, ये y की पावर 4 है, लेकिन ये लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेम नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं है। हालांकि पावर सेम है, लेकिन पहले वेरिएबल सेम होना जरूरी है। अगर वेरिएबल अलग है तो पावर सेम होने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पे भी x की पावर 4 होता तो लाइक टर्म हो जाते हैं। तो यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ y की पावर 4 है, तो यहाँ लाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं 3x³ y, तो 3x³ y, आपको x³ y देखना है कि आपको पहले इस वेरिएबल को मैच कराना है। x³ y कहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं है। x³ y यहाँ पे मिल गया आपको, देखिए x³ y यहाँ पर भी है, x³ y यहाँ पर भी है, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे लाइक टर्म्स। और देखिए x³ y आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x² y देखिए, न्यूमेरिकल से मतलब होता नहीं है, आपको वेरिएबल सेम रखना जरूरी होता है। तो x² y², देखिए x² y² कहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। तो ये वाला
इसके साथ होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। मैटर नहीं करता, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मैटर नहीं करता, ध्यान रखिएगा, केवल वेरिएबल्स मैटर करते हैं, या लेटरल कोफिशिएंट जिसको बोल रहे हैं, वो मैटर करते हैं टर्म्स के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, -2xy³। अब xy³ देखिए, कहीं आपको मिलेगा xy³ नहीं है, ठीक है, आपके पास नहीं है। अब आपको कोई भी ऐसा y⁴ भी आपने देखा, कहीं पर नहीं है। 15xy भी कहीं पे आपको नहीं दिख रहा है, x² भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है, एक सिंगल अकेले है। और सिमिलरली ये भी 27xy² भी अकेला ही है, ठीक है। तो ये केवल एक ये टर्म इसके साथ होगा, ये दोनों लाइक टर्म है, कहने का मतलब है, और ये वाला इसके साथ है। बाकी कोई ऐसा टर्म नहीं है जो लाइक है, बाकी सब अनलाइक टर्म है। बाकी सब कैसे टर्म्स हैं? लाइक, अनलाइक टर्म। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो हमने मेथड पढ़ा या बाय डेफिनेशन हमने देखा कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। और पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ यही है कि नेसेसरी कंडीशन है ये कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, और जब वेरिएबल सेम हो जाएगा तो फिर पावर को भी सेम होना जरूरी है, पावर को भी सेम होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेम था और पावर भी देखिए सेम है, यहाँ x⁴ है, यहाँ पे भी x⁴ है, यहाँ y⁴ है, यहाँ पे भी y⁴ है। अब देखिए ये दोनों भी वेरिएबल सेम है, x है y है, x है y है, लेकिन पावर सेम नहीं है। यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, यहाँ y⁴ है, यहाँ y⁴ है, तो कोई एक भी डिफर कर जाएगा तो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। आपसे x² का कोफिशिएंट लिखने के लिए बोला है इन सब में। तो देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। हाँ, अगर बोला होता राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x², तब भी आप यही लिखते हैं, तब भी आप यही लिखते हैं। और यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा x² का, तब भी यही होगा। कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आइए, x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना हो जाएगा y⁴, y⁴, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय हॉरिजेंटल मैथड। इनको ऐड करना है कैसे, हॉरिजेंटल मैथड से। तो आप हॉरिजेंटल मैथड दोनों एक सामने सामने लिखना होगा। हॉरिजेंटल का मतलब ही आप जानते होंगे, सीधी लाइन को हॉरिजेंटल बोलते हैं, और ऐसी लाइन जो वर्टिकल लाइन होती है, अगर कोई खड़ी लाइन है उसको वर्टिकल बोलेंगे, और जो ऐसी लाइन होती है उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करना है हॉरिजेंटल मैथड से, मतलब बगल बगल लिख के करेंगे हम। तो आपने एक टर्म लिख लिया है और फिर प्लस दूसरा टर्म लिख लिया। अब देखिए आपको मैंने पहले बोला कि लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक टर्म्स नहीं होते हैं। तो लाइक टर्म्स देखिए, पहले हमने इनको ब्रैकेट में लिख लिया और एंड की जगह पे प्लस से सब्स्टिट्यूट करा दिया, क्योंकि हमको प्लस करना है इनको। अब देखिए ये p² और ये 3p² लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, p² - 3p²। 7pq और -2pq ये भी लाइक टर्म्स है, इनको अलग लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने प्लस लिखा और -7pq था तो -7pq, -2pq था -2pq, फिर मैंने प्लस लिखा और -q² एक ब्रैकेट में, और ये देखिए -q² और ये लाइक टर्म्स है, तो +7q²। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो p² - 3p² यू विल गेट -2p²। -7pq - 2pq, माइनस माइनस प्लस होता है आपको पता है, तो 7 और 2 9pq हो जाएंगे, और साइन लगेगी माइनस की क्योंकि 7 बड़ा है। और यहाँ पे आइए, माइनस प्लस माइनस होता है तो 6q² मिलेगा प्लस का, क्योंकि 7q² बड़ा है। यहाँ मैंने गलत लिखा है, 6q² हो, ठीक है, ये हो जाएगा। बी पार्ट देखते हैं, x³ - x² y - xy² एंड x³ - 2x² y + 3xy² - 4y, इनको ऐड करना है हॉरिजेंटल मैथड से। तो आप वही करिए, पहले इनको एक ब्रैकेट में लिखिए, एंड की जगह पे प्लस लिखिए, फिर इसको एक ब्रैकेट में लिखिए। अब आप लाइक टर्म्स को या तो ऐसे कर लो या बाई एरो के थ्रू समझ लो। बाद से आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप डायरेक्टली करने लगोगे, आपको ये सब भी नहीं करना होगा। एक लाइन में आपने ऐसे लिखा और डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया, ये एरो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक्स क्यूब और एक्स क्यूब लाइक टर्म्स आपको पता है, तो एक्स क्यूब 2x³ बना हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 2x स्क्वायर वाई ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस माइनस 3x स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस होता है आपको पता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर वाई। माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 3xy स्क्वायर ये आपके लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ऐड। प्लस माइनस, हालांकि माइनस होगा लेकिन इनको एक साथ हम यूज करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर xy स्क्वायर वी विल गेट 2xy स्क्वायर। और 4y अनलाइक टर्म है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं यहाँ पर प्रेजेंट है जो इसके साथ पेयर करने वाला है, क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, तो इसको आप लास्ट में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं इसका, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 11 एंड 5a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए इसको एंड से प्लस से रिप्लेस कर दिया और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। 3a स्क्वायर 5a स्क्वायर लाइक टर्म है, माइनस 2a माइनस 4a लाइक टर्म है, और 11 और माइनस 3 लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स जैसा होगा प्लस माइनस साइन के साथ हम देख लेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 माइनस 3a स्क्वायर वी विल गेट 2a स्क्वायर विद साइन प्लस, क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है। माइनस 2a माइनस 4a माइनस माइनस प्लस माइनस 6a, साइन लगेगी माइनस की क्योंकि माइनस 4a बड़ा है। 11 माइनस 3 वी विल गेट 8, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय वर्टिकल मेथड। अब वर्टिकल मेथड से लिखना करना है, तो वर्टिकल मेथड में आपको क्या करना होता है, चीज़ें जो भी एक्सप्रेशन होगा आपको ऊपर लिख, जैसे ये एक्सप्रेशन था इसको मैंने पहले लिख लिया। दूसरा एक्सप्रेशन लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि वो लाइक टर्म तो नहीं है किसी के साथ, मतलब किसी के साथ जैसे ये कहीं लाइक तो नहीं, अगर लाइक होगा तो उसके नीचे लिखेंगे। जैसे a स्क्वायर है c स्क्वायर है, ये अनलाइक टर्म है, ठीक है, तो इसको मैंने अलग से लिख लिया, उसके नीचे नहीं लिखेंगे हम, अलग से लिख लिया बगल में। 3ca ये भी देखिए अनलाइक टर्म है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो इसको मैंने 3ca लिख लिया। माइनस ab लाइक टर्म है और किसके साथ है, 3ab के साथ, तो इसको मैं 3ab के नीचे लिखूंगा। यानी जो लाइक टर्म्स होंगे वो नीचे लिख दिए जाएंगे और जो अनलाइक टर्म्स होंगे वो साइड में लिख दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है लाइक टर्म्स ही ओनली ऐड होते हैं या सब्सट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक टर्म्स कभी नहीं ऐड सब्सट्रैक्ट होंगे, वो तो अलग लिख दिए जाएंगे, ठीक है, लास्ट में अलग से। तो देखिए a स्क्वायर भी हमारा अनलाइक टर्म है, तो a स्क्वायर हो गया। अब ऐड करना है तो देखिए 3ab और माइनस ab और प्लस करना है इनको, तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कर देगा माइनस, तो 3ab माइनस ab 2ab माइनस bc माइनस प्लस c स्क्वायर प्लस 3ca, क्योंकि यही दो ऐड होंगे, बाकी कोई तो ऐड होंगे नहीं, बाकी सब अनलाइक टर्म्स हैं, तो एज इट इज लिख जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको फिर आप ऑर्डर में लिखना चाहें तो a स्क्वायर c स्क्वायर फिर लिख सकते हैं 2ab माइनस bc प्लस 3ca, ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। अब की आपको इनको ऐड करना है वर्टिकल मेथड से। तो जैसे मैंने बोला था कि पहला एक्सप्रेशन आप लिख लिया करो, पहला एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखने से पहले आप ये देखा करो, लाइक टर्म्स होंगे तो जो भी टर्म लाइक होंगे वो उसी के नीचे लिखेंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर लाइक है, तो इसको इसके नीचे लिख दूंगा मैं, ये दिख रहा होगा, लिख दिया उसी के नीचे। माइनस 4x और माइनस 2x लाइक है, तो माइनस 4x के नीचे माइनस 2x लिख दूंगा मैं। और 3 और 7 लाइक है, ये भी लाइक टर्म्स है, ठीक है, तो इनको इनके नीचे लिख दूंगा, ठीक है। देखिए लाइक टर्म्स का मतलब होता है वेरिएबल सेम। देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7x की पावर 0। आपको पता 7 किसी की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ 7 ही मिलेगा, यहाँ 3। और ये दोनों देखिए कैसे टर्म्स हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे कि नहीं। देखिए दोनों की वेरिएबल सेम है और दोनों की पावर सेम है, तो इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कहाँ सेम है, लेकिन सेम है ये। अगर हम डेफिनीशन देखें, टर्म डेफिनीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये लाइक टर्म्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो देखिए अब इनको ऐड करना है, और मैंने लिख लिया जो लाइक टर्म्स है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, यहाँ कोई अनलाइक टर्म नहीं था हमारे पास। अब ऐड करना है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वी विल गेट x स्क्वायर। माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस माइनस 6x और प्लस 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 10 प्लस 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 10। सी पार्ट देखते हैं। 8xy और 3y स्क्वायर माइनस 12 था एंड समथिंग ये लिखा हुआ था। तो अब देखिए लाइक टर्म्स को लाइक के नीचे लिखेंगे
तो 8xy और 2xy लाइक है, 3y² 9y² लाइक टर्म्स है, और -12 और +5 लाइक टर्म्स है। इनको ऐड कर लीजिए, तो 8 और 2 10xy प्लस माइनस तो +9 - 3 6, और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। प्लस माइनस वी विल गेट 7 विद साइन नेगेटिव बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एंड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 and onwards question of this exercise in the next video. Okay, thank you.